अगला क्वेश्चन है, डैश के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो किसके बीच की दूरी जो है गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है? तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी एफ और पी यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं अवतल दर्पण एक लेता हूँ, अवतल दर्पण यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये हमारा पोल हो गया, यहाँ पर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, है ना, स्मॉल एफ हो गया ये स्मॉल एफ, ठीक है ना, फोकस है, इसे हम क्या मानेंगे? कैपिटल एफ मानेंगे, कैपिटल एफ। तो ये बोल रहा है एफ और ध्रुव यानी कि कैपिटल एफ और ध्रुव यानी कि पी, पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तथा एफ बराबर क्या लिखेंगे हम? r/2 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है? कैसी होती है? आभासी होती है और सीधी होती है और छोटी होती है। आभासी, सीधी, छोटी। वाहनों के पार्श्व दर्पण में सामान्यतः उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तथा उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण के सामने तथा किसी भी स्थिति में रखी वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अब हमें मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो जाती है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव, यहाँ पर बोल रहा है मुख्य अक्ष पर ध्रुव यानी कि पोल जो है कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। ये बिल्कुल सही है ना। अगला देखते हैं, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ध्रुव से यानी कि पोल से आपतित प्रकाश की दिशा, ये बोल रहा है ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत यानी कि यहाँ पर अगर जो हम दर्पण बनाते हैं तो इधर साइड से अगर जो कोई रोशनी आ रही है तो इसके विपरीत यानी कि यहाँ पर क्या होगा? इसके अनुदिश दी गई दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होंगी। ये भी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई ऋणात्मक माना जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं के प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक माना जाता है। ये बोल रहा है कि इस पार अगर जो हम लें, इस पार अभिलंबवत, इस पार ये अभिलंब यहाँ मान लेंगे, इस पार अगर जो लेंगे तो ये क्या ऋणात्मक माना जाएगा? तो नहीं, ये धनात्मक माना जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर धनात्मक होता तब सही होता, ये हमारा गलत लिखा हुआ है। तो 1 और 2 हमारे सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो पहले दूसरा वाला था कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मुख्य, देखो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इसी तरह मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी यहाँ पर धनात्मक होगी, जबकि ऑप्शन यहाँ पर तीसरे नंबर में दिया हुआ था कि ऋणात्मक होगी, जबकि क्या होती है? धनात्मक होती है ना। और दाईं ओर मापी गई दूरी भी धनात्मक होती है, बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय चिन्ह निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होते हैं। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यही वाला कह रहा है। देखो आपतित प्रकाश की दिशा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत क्या होगी? मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में ही मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है, जबकि यहाँ पर ऋणात्मक लिखा हुआ था। तो ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब फिर हमें मुख्य अक्ष के बारे में बताना है कि मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है, बिल्कुल सही, जो दर्पण के दोनों ओर विस्तारित होती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि मुख्य अक्ष जो है
वो एक काल्पनिक रेखा होती है और दोनों ओर जो है वो विस्तारित होती है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र फोकस दूरी और ध्रुव से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखते हैं, वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है? नहीं, मुख्य अक्ष तो सीधी रेखा होती है, वक्रित थोड़ी होती है। हमारा ए बी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सही कथन है। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तारित होती है और मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है। जबकि वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष भी एक सीधी रेखा होता है, जैसे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा होते हैं। अवतल एवं उत्तल दर्पण वक्रित दर्पण ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश स्थित होगा। अब देखो, अनंत पर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर स्थित बनेगा। देखो यहाँ पर मैं प्रतिबिंब बनाता हूँ, जैसे अवतल दर्पण, यहाँ पर अनंत पर अगर जो कोई वस्तु है, देखो कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं ना। ये मान लो फोकस हो गया हमारा, स्मॉल एफ हो गया, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, ये हमारा क्या हो गया? अनंत हो गया। अनंत पर कोई वस्तु रखेंगे तो हमारी कहाँ पर बनेगी प्रतिबिंब? फोकस पर बनेगी, है ना, फोकस पर बनेगी। तो यही को बोल रहा है। अगला है, एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण, देखो एक आपतित किरण जो है वो अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, है ना। देखो अब आपतित किरण जो है अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। आप अवतल दर्पण बनाया, एक आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। ये फोकस से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है ना, फोकस से होकर गुजर रही है, इसलिए से ये क्या है? ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक है। से यहाँ पर करेक्ट है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण तथा पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन किरण कहला होती है। जब अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है तो अवतल दर्पण में परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ के पदों में क्या करेंगे हम? एफ के पदों में क्या लिखेंगे? 2f लिखेंगे, ठीक है ना, 2f लिखेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोल रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोल रहा है, वो भी किसके रूप में बोल रहा है? एफ के रूप में। तो एक आधा एफ, ये आधा एफ, ये कितना एफ हो जाएगा? 2f हो जाएगा, ठीक है। एक गोली दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र, फिर से भाई क्वेश्चन है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पदों में, तो कितना लिखेंगे? r/2 लिखेंगे, r/2 लिखेंगे ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है? त्रिज्या है, तो r हमें फोकस निकालना है तो r/2 ही ना लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? r/2, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? हमेशा नकारात्मक होगी। नीचे बोल रहा है इसलिए से नकारात्मक होगी। देखो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसकी ऊंचाई धनात्मक यानी कि सकारात्मक होगी, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक होगी। आपतित किरण डैश होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। देखो आपतित किरण डैश होने पर यानी कि क्या होने पर? किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। कितनी बार इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। ये बोल रहा है कि कौन सी किरण होगी जो कि यहाँ पर फोकस है, फोकस से होकर गुजरेगी तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी भाई वही गुजरेगी, ऑप्शन बी। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव और डैश से होकर गुजरती है तो उसकी उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में।
उसी पथ का अनुसरण करेंगे लेकिन विपरीत दिशा में। ये कौन सा है? देखो फिर से पढ़ते हैं। जब कोई परावर्तक किरण ध्रुव से यानी कि पोल से और डैश से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। ये क्या हो जाएगा? फोकस समतल के लंबवत। अगर जो फोकस समतल के लंबवत होगी तो उसी जब कोई परावर्तक किरण, देखो यहाँ पर, जब कोई परावर्तक किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होती है, ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर जो हम डायग्राम बनाएं, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये फोकस, यहाँ पर फोकस बोल रहा है कि फोकस यहाँ पर लंबवत है, फोकस के अनुदिश आती है और यहाँ पर टकराती है, ठीक है ना, ये पोल पे। और फिर उसी पथ का अनुसरण करके विपरीत दिशा में उसी पथ का अनुसरण करके, देखो उतनी ही दूरी है और उसी पथ का अनुसरण करके विपरीत दिशा में जा रही है, इधर से आ रही है, यही बोल रहा है। तो ये क्या, फोकस समतल के लंबवत, है ना, जब आएगी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वास्तविक और बड़ा हो, चाहे वास्तविक और छोटा हो, दोनों तरह के, ए और बी। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। जब कोई वस्तु पर्दे, शीशे, दर्पण, पानी, दीवार आदि पर प्रतिबिंबित होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। बशर्ते वस्तु पास रखी हो तो बड़ा और दूर रखी हो तो उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है। पर्दे पर प्रतिबिंब सदैव वास्तविक छोटा और वास्तविक बड़ा या अनुपातिक बड़ा ही प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यंत छोटा हो। देखो आभासी किसमें बनता है? लेंस में बनता है। सॉरी, आभासी किसमें बनता है? उत्तल बनता है ना, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो तो वात, और अत्यधिक छोटा तो ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, ये तो कन्फर्म है। सॉरी, उत्तल दर्पण होगा। यहाँ पर दर्पण बोल रहे हैं ना, हाँ उत्तल दर्पण होगा 100%, क्योंकि आभासी बन रहा है। वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। देखो यहाँ पर क्या, उत्तल दर्पण और अनंत पर रखी हो वस्तु, वस्तु की स्थिति क्या होगी? अनंत पर होगी। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यंत छोटा होता है तो वस्तु की स्थिति अनंत पर और दर्पण उत्तर होगा, उत्तल दर्पण। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक उल्टा, अब देखो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समान आकार का जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे अवतल दर्पण में, है ना। तीसरा नंबर केस है, परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखा जाना चाहिए। किसी वस्तु को डैश दर्पण के डैश रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा समान आकार का, भाई अवतल दर्पण होगा पहली बात तो, और हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाना चाहिए। यहाँ पर उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ फोकस पर रखा जाना चाहिए? अवतल दर्पण। देखो फिर से पढ़ते हैं, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को वस्तु कहाँ, अनंत, अवतल दर्पण से अनंत नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, उत, उत्तल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच, यहाँ पर यही ऑप्शन जो है सटीक बैठ रहा है। एक फोकस भी हो सकता था, फोकस पर नहीं, फोकस नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 3 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की उपयोग किया जाता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। फोकस दूरी कितनी है? 3 मीटर है। उपयोग किया जाता है यदि इसमें 4 मीटर की दूरी पर है, यदि 4 मीटर की दूरी पर, ये हमारा यू है, यू दिया हुआ है, वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है।
और ये हमारा क्या हुआ है, में ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज दिया हुआ है। इमेज कितनी बनती है हमारी, 80 सेंटीमीटर ऊंची बनती है। तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता, हमें यहाँ पर तीनों चीज जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पहले हम यहाँ पर v निकालेंगे, v का मान, ठीक है ना। और v का मान निकालेंगे तभी हम आवर्धन निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वस्तु की दूरी मतलब v, ठीक है। ठीक है, चल पहले फटाक से हम फार्मूला पुटअप करते हैं। पहला हमारा क्या है, 4 मीटर की दूरी पर रख, फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 3 मीटर। 1/f में कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3। अवतल दर्पण है इसलिए इस नेगेटिव में होगा। हमें u कितना दिया हुआ है, इसे इतने मीटर की दूरी पर रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/v माइनस का 1/4, इधर एलसीएम लेंगे। 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 जो कि माइनस में है, और 1/4 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 12, 3, 4, कितना आएगा, माइनस b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ गया, ठीक है। v का मान हमारा कितना आ गया, माइनस का 12। अब यहाँ से हम आवर्धन निकाल सकते हैं, m बराबर क्या होगा, -v/u, है ना। तो हमें v का मान दिया हुआ है कितना, -12 है हमारा, आया ही है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 12, और हमारा u का मान कितना था, 4, माइनस में 4 3 12, यानी कि हमारा आवर्धन कितना आ गया, -3 आ गया। -3 आवर्धन कहीं दिया हुआ है इसमें, ना ए होगा ना बी होगा। देखते हैं आगे, ए भी नहीं होगा, सी डी देखते हैं। हाँ, सी डी दोनों में जो है आवर्धन कितना है भाई, आवर्धन हमारा 12 आया है, -12, -12 इसमें है, तो बी हो सकता है हमारा, रुको, बी हो सकता है। -12 मतलब 12 इसमें है, क्योंकि सभी में 12 12 दिया हुआ है ना, सभी में 12, सभी में 12 12 दिया हुआ है, तो इससे हम नहीं बता सकते, है ना। भले -12 नहीं दिया है, पर 12 दिया है ना, 12 तो होगा, ये बी होगा या सी होगा या डी होगा। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या, हाँ, वी का मान हमारा कितना आया भाई, वी का मान हमारा 12 आया, ठीक है। वी का मान हमारा 12 आया। आवर्धन कितना आया है, आवर्धन -3 आया है, -3। फिर अच्छे से देखता हूँ यार, कहीं गड़बड़ कर दिया शायद, पर यहाँ पर जो है आवर्धन हमारा, वी का मान कितना आएगा, वी का मान देखो, यू का मान कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। और 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर हमारा एफ है, फोकस दूरी 4 मीटर हमारी क्या है, यू का मान है। वी निकालेंगे, तो 12, 4 3 12, 4 12, -1/12, वी का मान -12 आ गया, ठीक है। वी का मान तो कन्फर्म है, -12 आ गया, -12, -12, ठीक है ना। तो वी 12/4, 3, -3 आ रहा है यार, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। देखता हूँ यहाँ सोल्यूशन में क्या है, देखो, फोकस दूरी हमें -3, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, हाँ ठीक है, -4 यू का मान, ये तो ऊंचाई दी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले फार्मूला पुटअप करेंगे, यू यू निकाल, जी यार यहाँ पर वी दिया हुआ है क्या, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी है कि प्रतिबिंब की दूरी है, अरे यार, यहाँ पर जो हमें v का मान दिया हुआ है, u का मान नहीं दिया है, v का मान दिया, इसलिए से हमारा आंसर नहीं आ रहा, है ना। v का मान दिया हुआ है ये 4 मीटर, ठीक है। तुम यहाँ पर u का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, -12 मीटर, ठीक है। u का मान -12 मीटर आ गया। तो आवर्धन क्या आ जाएगा, आवर्धन हमारा u का मान -12 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ऊपर v का मान कितना था, 4 था, तो कितना आ जाएगा, 1/3। हाँ, तो यही तो है, आवर्धन 1/3 आ रही है, ठीक है। और इमेज बट्टी ऑब्जेक्ट हमें 12 ये दिया हुआ था,
ठीक है, ये कंफर्म हो गया ना, यू का मान हमारा निकल आ गया, और आवर्धन इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे ना, दोनों चीज आ गई हमारी। अगला है एक कांच, इसमें एक चीज भी बचा है, क्या बचा है पता है? एक चीज मैंने भी नहीं निकाला, क्या और कुछ नहीं बोलता ना निकालने के लिए। वस्तु की दूरी कितनी होगी? अच्छा, ऑब्जेक्ट हमें निकालना था, अभी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं निकाला है। तो ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? हमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें v का मान कितना है 4, u का मान कितना आया 12, ठीक है ना। तो 4/12 ये हो गया। और इमेज बटे ऑब्जेक्ट, इमेज हमारी कितनी बनी थी? इमेज की लंबाई मतलब कितना था? 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकालना ही था, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट निकालना था। तो बस अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटा, 4×3 = 12, 8 जा, और ये 3 इधर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 8 से 24, नीचे 10 बचा हुआ है, तो ये पॉइंट लग जाएगा 2.4, ये 2.4 ऑब्जेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? देखो, एक कांच के पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश, एक कांच की पट्टी यहाँ मान लो, ये अभिलंब है, इसी के अनुदिश अभिलंब, ये मान लो कांच की पट्टी है, ये अभिलंब है, ठीक है ना। अभिलंब के अनुदिश यानी कि इसी के ऊपर, अभिलंब के ऊपर ही, है ना, आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? भाई 0 डिग्री होगा, इसी के ऊपर आ रहा है और इसी से जाएगा, मतलब जाएगा वापस लौटेगा, तो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण 0 डिग्री होगा, तथा कांच द्वारा परावर्तित प्रकाश किरण का परावर्तन कोण भी इस स्थिति में 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाश की उपकरण का उपयोग करती है? फिर से पढ़ते हैं। देखो, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समतल किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका क्या होगा? इसका हमारा होगा उत्तल लेंस होगा, और क्या होगा? अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो फिर से पढ़ते हैं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग, मतलब समान, यहाँ पर क्या है? समान प्रकाशीय उपकरण। तो आप देख, मैं यहाँ पर डायग्राम समझा देता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पर मान लो पहले अवतल दर्पण है, ठीक है, तो ये बोल रहा है समान, जो हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे किसी वस्तु को, तो समान आकार की बनेगी नहीं बनेगी? ये क्या है? अवतल दर्पण में एक बनेगा, और एक, अब देखो उत्तल लेंस बनाता हूँ, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया। तो जब हम इसे क्या रखेंगे, F1, 2F1 पर रखेंगे, इसमें 2F1, ये क्या है यहाँ पर? 2F1 पर जब रखेंगे, तब यहाँ पर 2F2 पर प्राप्त होगी, है ना। तो यही जो है, ये क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि समान आकार मतलब प्राप्त करने के लिए, समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए कौन सा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग? एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखने पर? तो कहाँ रखने, अनंत पर अगर हम रखेंगे, या फिर अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य रखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र के, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य नहीं, ध्रुव और फोकस के मध्य नहीं, वक्रता से परे कहीं रखेंगे, तो हमारा जो है वो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखो, वक्रता से भी देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से, चाहे ये अनंत है, यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखें, चाहे अनंत पर रखें, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस कितना आ जाएगा हमारा? पहली बात तो दर्पण है, तो फोकस आएगा हमारा निगेटिव में 15, -15, ठीक है। कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह, अब देखो फोकस है पूछ रहा है, तो -15 सेंटीमीटर हम बता दिए पहले ही, है ना। किसी भी गोली दर्पण की फोकस लंबाई जो होती है, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं,
इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकस लंबाई सदैव धनात्मक एवं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर की फोकस लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू माइनस का 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है, ठीक है ना, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई, हमें यहाँ पर u का मान दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो हम फटाफट निकाल लेंगे। 1/f कितना दिया हुआ है, f हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसे हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, इज इक्वल टू 1/v। u इधर साइड रहेगा, माइनस में u को हम लेंगे, क्या लेंगे, 1/30, 1/30, 1/30 इधर आ जाएगा, 1/v बराबर 1/20 माइनस का 1/20 और 1/30, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे कितना, 60, 30 दूना 60 माइनस 20 तिहाई 60, तो v का मान हमारा कितना आ गया, v का मान हमारा कितना आ गया, माइनस का 60 आ गया। v बराबर कितना आ गया, माइनस का 60 आ गया। बस यही पूछ रहा है हमें, v का मान ही पूछ रहा है, तो क्या होगा, v का मान -60, माइनस कहीं लगा हुआ नहीं है, इसलिए से हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। ये देखो v का मान क्या रहा है, माइनस का 60 आ रहा है। उत्तल दर्पण, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम बात करें, वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। साइड पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो किसी भी जो किसी जहाँ के हम देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं उसको बहुत ही आवर्तित कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट के प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक एक ऊंची इमारत का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो छोटा हो, आभासी हो, सीधा हो। छोटा, पहली बात तो आभासी आ गया, आभासी आ गया मतलब उत्तल दर्पण हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एक ऊंची इमारत का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। अब देखो वक्रता का केंद्र से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो यह एक खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका गोलीय दर्पण का एक भाग है। ये बिल्कुल यही सही है, यह एक खोखले गोले का केंद्र होता है, यानी कि क्या होता है, सेंटर होता है, जिसे हम त्रिज्या भी कहते हैं, जिसका गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, जो कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र का इस खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका गोलीय दर्पण का एक भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी तो कहाँ कहाँ के इकट्ठा होंगी, तो फोकस पे। जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रतिबिंबिक सतह पर स्थित है। पोल, पोल जो है वो प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। दर्पण के प्रतिबिंबित सतह ना, दर्पण की प्रतिबिंबित सतह जहाँ, यानी कि जहाँ प्रतिबिंब बनता है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है, इसके कहने का मतलब जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहां पर कौन स्थित होता है, तो हम जान चुके हैं फोकस स्थित होता है, सॉरी पोल स्थित होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं।